जय हिंद। स्वागत है आपका एमए गुरुकुल में। आज हम बात करने वाले हैं जीके जीएस का। जो भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल में विगत वर्षों में, उनको हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं और ये क्लास नंबर 3 होने वाली है। जो भी आपका पीवाईक्यूज आपका आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल में पूछा गया है, हम उनको एक एक करके आपका 50 क्वेश्चन का सेट आपके समक्ष रखते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कैसा ट्रेंड चल रहा है आपका आरपीएफ में, कांस्टेबल, एसआई में जीके जीएस पूछने का, उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए हमें अपनी तैयारी को आगे रखना है। ठीक है, हमें उसी हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो आज उसी हम श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और नंबर 3 क्लास की आज बात करते हैं। ठीक है, तो ऐसा आता है पेपर, आपको ये देख करके चलना है। ठीक है, तो बिना किसी टाइम को गवाए आप एक कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है। तो प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करने वाला प्रभाव होता है आपका टिंडल प्रभाव, जिसको आप टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो कमरे में रोशनदान लगे होते हैं, उन रोशनदान से जब रोशनी अंदर आती है तो वो तमाम धूल के कणों से टकरा करके एक प्रकाश पुंज की भांति नजर आती है। तो ये जो प्रकाश पुंज बनता है, इसी को आप टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हो। ठीक है, अगर मैं रमन प्रभाव की बात करता हूं तो इस रमन प्रभाव को किसने दिया था? तो आपके सीवी रमन जी ने दिया था। किसने दिया था? सीवी रमन जी ने दिया था। और इसको 28 फरवरी 1928 को इनके द्वारा दिया गया था। और 28 फरवरी को ही आपको पता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 28 फरवरी इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है। रमन प्रभाव सीवी रमन जी ने 28 फरवरी 1928 को दिया था और सीवी रमन जी को 1930 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। किससे नवाजा गया? नोबेल पुरस्कार इन्हें रमन प्रभाव के लिए मिला था। इस क्वेश्चन में इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? तो किस समिति को कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका अनुमानित समिति। जो अनुमानित समिति है उसको चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है, क्योंकि ये जो समिति है ये संसद से जो धन सरकार लेती है या संसद के द्वारा जो धन सरकार लेती है, तो उस धन का जो किया हुआ व्यय है उसका लेखा जोखा रखने का काम ये अनुमानित समिति करती है। तो इसको चालू अर्थव्यवस्था समिति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? जो बैडमिंटन खेल से कौन सा शब्द इनमें से संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन है ये कि बैडमिंटन खेल से कौन सा शब्द संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका ड्रॉप। क्या हो जाएगा? ड्रॉप। जब आपको पता है कि रैकेट से जो आपकी शटल कॉक होती है, जब उसको धीरे से हल्का सा जो नेट के पास उसको ड्रॉप किया जाता है तो उसी शॉट को ड्रॉप कहते हैं। तो ये किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। गूगली आपको पता है कि ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट में एक बॉल होती है जिसको आप गूगली कहते हैं। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको देखनी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को किसकी सिफारिश पर हटा सकता है? तो राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को किसकी सिफारिश पर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए था राज्यपाल। क्या होना चाहिए था? राज्यपाल। चूंकि ये जो पेपर है आपका 2019 में एसआई का पूछा हुआ पेपर है, जो आरपीएफ एसआई है उसका पूछा हुआ पेपर है 2019 का। ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन, इसका आंसर राज्यपाल न मान करके आपका अध्यक्ष को वरीयता दी हुई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। इसमें वैसे हिसाब से हमारे हिसाब से राज्यपाल होना चाहिए था। ठीक है, अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो निम्नलिखित राजवंशों में किसने सिजेरियन शैली वास्तुकला का परिचय दिया था? जो सिजेरियन शैली वास्तुकला है उसका परिचय देने वाले आपके कौन थे? चालुक्य थे। कौन थे? चालुक्य। और चालुक्यों की स्थापना पुलकेशिन प्रथम के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? पुलकेशिन प्रथम के द्वारा चालुक्यों की स्थापना की जाती है। ठीक है, इतनी बात है इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या किसकी संख्या की कुल संख्या होती है? तो ऐसे समझो कि परमाणु
कि क्रमांक जो होता है वो किस अंदर, यानी कि एक होता है आपका नाभिक, और नाभिक के चारों ओर आपकी ऑर्बिट्स होती हैं। कोई भी परमाणु होता है, परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है जिसमें आपके न्यूट्रॉन और आपके प्रोटॉन होते हैं, और चारों ओर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम परमाणु क्रमांक की बात करते हैं, जब परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो आपको पता है कि जितने नाभिक के अंदर प्रोटॉन होंगे वो परमाणु क्रमांक होता है, या ऐसे कह लीजिए परमाणु क्रमांक के बराबर संख्या में नाभिक के अंदर प्रोटॉन की संख्या होती है, और वहीं बाहर चक्कर लगा रहे वो आपके इलेक्ट्रॉन, वो भी आपकी परमाणु क्रमांक संख्या के बराबर ही होते हैं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है आपका प्रोटॉन। ठीक है, तो कौन सा क्या आंसर हो जाएगा? प्रोटॉन। ठीक है, फोटोन क्या है? तो फोटोन एक ऐसा कण है, या ऐसे कह लीजिए कि प्रकाश जब कण की भांति बिहेव करता है तो उस कण को आप फोटोन कहते हैं। उस कण को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है आपका प्रोटॉन। परमाणु केंद्र परमाणु संख्या किसकी संख्या की कुल संख्या होती है? तो आपकी प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जाता है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आप वृद्धि कहते हैं। आप क्या कहते हैं? इसको वृद्धि कहते हैं। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, इसको वृद्धि कहा जाता है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद सामग्री और किस के हटा दिया जाता है, और किस से हटा दिया जाता है? तो सामग्री और आपका त्वरण हो जाता है। आपको पता है कि F इज इक्वल टू ma होता है। ठीक है, यहाँ पर F है आपका बल, m है यहाँ पर आपका द्रव्यमान, और a है यहाँ पर आपका त्वरण। ठीक है, तो ये हो जाता त्वरण और ये हो जाता आपका सामग्री, या आप इसको द्रव्यमान कहते हो। तो F इज इक्वल टू ma आपका बल का सूत्र बनता है, जो आपका कौन सा नियम देता है? आपको न्यूटन का दूसरा नियम देता है। ठीक है, अगली क्वेश्चन की बात करता हूं, तो सुगंध देने वाले फूल मुख्य रूप से किस में पाए जाते हैं? तो ये आपके किस में पाए जाते हैं सुगंध देने वाले? तो आपके केसर में पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर था आपका केसर। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, तो भारत में किस राज्य में जावादी और सेबराय पहाड़ियां अवस्थित हैं? तो किस राज्य में अवस्थित है? तो ये हो जाती है आपकी तमिलनाडु में। ठीक है, आपको पता है कि जो आपका तमिलनाडु वाला पूर्वी इलाका है, वहां पर आपकी पूर्वी घाट के, ये जो आपका पूर्वी घाट है, इसके समानांतर फैली हुई कुछ पहाड़ियां हैं जिनमें आपकी जावादी और सेबराय जैसी पहाड़ियां भी अवस्थित हैं। तो कहां पर अवस्थित है आपकी? ये अवस्थित है आपकी तमिलनाडु में। अगर आगे क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 11 है कि ध्वनि की गुणवत्ता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि की जो गुणवत्ता है वो आपकी आवृत्ति के द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी के द्वारा निर्धारित की जाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 12 है, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो पाल साम्राज्य का संस्थापक आपको पता है कौन था? तो गोपाल था। तो गोपाल, यानी कि जो पाल साम्राज्य था वो आपका उत्तर भारत का एक बड़ा ही शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था, जो बंगाल वाले रीजन में रहा करता था। उसके बाद अगर मैं बात करूं दंती दुर्ग की, तो इसने राष्ट्रकूटों की स्थापना करी थी। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करने वाला कौन था? तो आपका दंती दुर्ग था। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है नंबर 12, ट्रॉफी के संबंध में MVP, इसका मतलब है MVP, तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। MVP शब्द का पूरा नाम क्या है? तो अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मिलिंद पन्हो पाठ किससे संबंधित है? तो मिलिंद पन्हो आपको पता है ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, मिलिंद पन्हो एक पुस्तक है, ऐसे समझ लीजिए एक पुस्तक है। मिलिंद यूनान का एक शासक था जिसको मिलिंद कहा गया, और पन्हो मतलब उसके प्रश्न। तो मिलिंद के प्रश्न किससे पूछे थे इसने? तो एक बौद्ध भिक्षु था जिसका नाम था नागसेन। क्या नाम था? तो नागसेन। तो नागसेन से मिलिंद ने पूछे प्रश्नों का संकलन इस मिलिंद पन्हो में मिलता है। ठीक है, तो नागसेन कौन था? तो बौद्ध भिक्षु था, और मिलिंद पन्हो यूनान का एक शासक था जिसने नागसेन से प्रश्नों का उत्तर पाते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो मिलिंद पन्हो बौद्ध धर्म से संबंधित एक, मतलब कह सकते हो पाठ है या एक पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है 15वां, इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले? इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले थे? तो ये है आपका वास्को डी गामा। आपको पता है वास्को डी गामा 1498 में भारत में समुद्री मार्ग से होते हुए कहां पर पहुंचा था? तो समुद्री मार्ग से होते हुए केप ऑफ गुड अफ्रीका से होते हुए आपका केरल कालीकट पर पहुंचा था, जहां इसका स्वागत जमोरिन नामक शासक ने किया था। ठीक है, तो कौन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? वास्को डी गामा।
क्वेश्चन नंबर 16 है हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो हैंडबॉल खेल के क्षेत्र को कहा जाता है आपका कोर्ट। क्या कहा जाता है? कोर्ट। और जिसकी अगर मैं डायमेंशन की बात करता हूं तो 40 गुणा 20 यानी कि 40 मीटर ये आपका लंबा होता है और 20 मीटर ये आपका चौड़ा होता है। ट्रैक आपको पता है कि ये रेस के लिए यानी कि दौड़ने के लिए काम आता है। अगर मैं इस क्वेश्चन से आगे की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 17, तो पशुपति किस काल से मनाया जाता है? आपको पता है कि पशुपति बड़े ही प्रख्यात एक कह सकते हो पूजनीय देवता रहे थे। कहां पर? आपके ये हो जाएंगे आपके हड़प्पन सभ्यता में। तो हड़प्पन सभ्यता में पशुपतिनाथ की मूर्तियों का जिक्र मिलता है, वहीं से माना जाता है कि इस काल से ही पशुपतिनाथ को यहाँ पर मनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हड़प्पन सभ्यता या आप कह सकते हो सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक संक्रामक बीमारी है? तो इसमें संक्रामक बीमारी आपकी टाइफाइड रोग हो जाएगी। टाइफाइड रोग आपकी एक संक्रामक बीमारी है, जबकि हीमोफीलिया, कैंसर और गठिया संक्रामक बीमारी नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तारा आपके सबसे करीब है? तो कौन सा तारा सबसे करीब है? तो ये है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि सूर्य के बाद सबसे पृथ्वी के निकट तारा कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो लगभग पृथ्वी से 4 पॉइंट कुछ यानी कि 4 पॉइंट कुछ प्रकाश वर्ष दूरी पर है। लगभग 4 प्रकाश वर्ष दूरी पर आपका ये अवस्थित है। ठीक है, तो सबसे पास कौन सा है सूर्य के बाद? तो आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अगर मैं अगले क्वेश्चन 20 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को क्या कहा जाता है? अगर सार्वजनिक संपत्ति का प्रयोग अति दोहन किया जा रहा है उनका, तो उसे कहते हैं, आप क्या कहते हो? सार्वजनिक स्रोतों की त्रासदी। क्या कहा जाता है? सार्वजनिक स्रोतों की त्रासदी उसको कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि हम आज इन स्रोतों का इतना उपयोग कर रहे हैं, इतना दोहन कर रहे हैं कि हमारी जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हम कुछ नहीं छोड़ करके जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको आप सार्वजनिक स्रोतों की त्रासदी के नाम से इसको जानते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है? ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि जब ज्वाइंट सेटिंग होती है, यानी कि जब लोकसभा राज्यसभा की ज्वाइंट सेटिंग होती है, तो उस कंडीशन में अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है तो कौन उस कह सकते हो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो ये करने वाले हैं आपके लोकसभा के उपाध्यक्ष। इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है लोकसभा के उपाध्यक्ष। अगर मैं संयुक्त सत्र की बात करता हूं तो अनुच्छेद 108, जो अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 है, वो कहता है कि संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो संयुक्त बैठक बुला कौन सकता है? तो संयुक्त बैठक को आपके राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। लेकिन संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है, जो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा के स्पीकर या लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। अगर अध्यक्ष एब्सेंट हैं तो लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। मान लेते हैं कि उपाध्यक्ष भी क्या है आपके? एब्सेंट हैं या वो भी नहीं है, तो कौन करेगा? तो राज्यसभा के उपसभापति इसकी अध्यक्षता करेंगे। क्यों? अगर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सभापति क्यों नहीं करते? राज्यसभा के सभापति भी तो होते हैं, वो भी तो कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति होने के नाते वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, जिस कारण से वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, जिसके चलते वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते। तो संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति 108 के तहत। इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के स्पीकर इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं। वही उपाध्यक्ष इसकी बैठक की अध्यक्षता करते हैं। जब अध्यक्ष न हो और उपाध्यक्ष न हो तो राज्यसभा के उपसभापति इसकी अध्यक्षता करते हैं। आशा करता हूं इस क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आगे क्वेश्चन की बात करता हूं तो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे आपके पैरालंपिक में मरियप्पन थंगावेलु। मरियप्पन थंगावेलु ने 2016 में रियो डी जेनेरियो में जो आपके ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक जो हुए थे रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, जो 2016 में आपके पैरालंपिक जो ग्रीष्मकालीन हुए थे उसमें ऊंची कूद में, कहां पर? तो ऊंची कूद में इन्होंने
क्या प्राप्त किया था? तो पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मरियप्पन थंगावेलु बन गए थे। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कोशिका के विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका का विभाजित किया जाता है तो कितने भागों में? तो दो समान भागों में इसको विभाजित किया जाता है। तो दो समान भागों में इसको विभाजित किया जाता है। आपको पता है कि जब कोशिका विभाजन होता है तो एक कोशिका दो समान भागों में विघटित हो जाती है। इसको पेरेंट सेल कहते हैं और इनको डॉटर सेल के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 24 है नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो नाट्य शास्त्र के लेखक आपको पता है कौन है? तो आपके भरत मुनि हो जाते हैं। भरत मुनि कौन है? नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। ठीक है, तो भरत मुनि आपके नाट्य शास्त्र के लेखक हैं, है ना। इसके बाद आगे बात करता हूं। नेक्स्ट है 25वां क्वेश्चन है अंतरराज्यीय परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आपको पता है कि अंतरराज्यीय परिषद जो है आपकी वो अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 में इसका वर्णन मिलता है और ये आपकी किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो ये आपकी गृह मंत्रालय के अधीन आती है। ठीक है, अंतरराज्यीय परिषद क्या है? अंतरराज्यीय परिषद एक ऐसी परिषद है जो संघ और जो राज्य हैं उनके मध्य समन्वय का काम करती है। ऐसे समझ लिए एक सलाहकारी संस्था है कि केंद्र को राज्य के लिए क्या करना चाहिए, राज्य को केंद्र के लिए क्या करना चाहिए। तो 263 में इसका जिक्र मिलता है जो गृह मंत्रालय के अधीन है, अंतरराज्यीय परिषद। आगे बात करता हूं तो थालघाट मुंबई को किससे जोड़ता है? जो आपका थालघाट है वो मुंबई को आपका नासिक से जोड़ता है। आपको पता है कि थालघाट जो है आपका दर्रा है जो पश्चिमी घाट में अवस्थित है। ठीक है, आपको पता है कि पश्चिमी घाट में 3 आपके दर्रे मेजर मिलते हैं। तो एक मिलता है आपका थालघाट, एक मिलता है आपका भोर घाट और एक मिलता है आपका पाल घाट। ठीक है, तो ये 3 दर्रे बड़े ही फेमस दर्रे हैं। अगर मैं थालघाट की बात करता हूं तो ये मुंबई को आपका नासिक से जोड़ता है। मुंबई को किससे? नासिक से। वहीं मैं भोर घाट की बात करता हूं तो ये मुंबई को आपका पुणे से जोड़ता है। ठीक है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है और इसी दर्रे से होकर के थालघाट दर्रे से होकर के मुंबई कोलकाता राजमार्ग गुजरता है। तो मुंबई से जो कोलकाता के लिए राजमार्ग गया है वो यहीं से होकर के गुजरता है। ठीक है, ये बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है? तो यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी नहीं है। ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी और आपकी देवधर ट्रॉफी ये तीनों क्रिकेट से संबंधित है, जबकि कलिंग ट्रॉफी आपकी फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये आपकी फुटबॉल से संबंधित है और ये बड़ी उड़ीसा में होने वाली एक कह सकते हो आप ट्रॉफी है। ठीक है, 27वां क्वेश्चन हो गया है। 28वें की तरफ बढ़ते हैं। पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद हैं? तो कौन से सेक्स क्रोमोसोम हैं जो पुरुषों में मौजूद होते हैं? तो ये होता है आपका एक्स और वाई। जो एक्स और वाई है ये पुरुषों में पाया जाता है, यानी कि कह सकते हो आप बॉय या आपके पुरुषों में पाया जाता है और एक्स एक्स आपकी गर्ल या कह सकते हो आप महिलाओं में पाया जाने वाला सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, आपके 2 तरह के क्रोमोसोम होते हैं। एक होते हैं आपके ऑलोसोम, ठीक है, एक होते हैं आपके ऑटोसोम और एक होते हैं आपके ऑलोसोम। ठीक है, ऑटोसोम की संख्या जो होती है आपकी कितनी होती है? तो आपकी 22 पेयर होती है। कितनी होती है? 22 पेयर होती है। और इसका आप ऑलोसोम की बात करते हो तो ये आपकी 1 पेयर होती है। कितनी होती है? 1 पेयर होती है। ठीक है, तो 22 दूनी 44 तो आपके ऑटोसोम होते हैं और 1 दूनी 2 यानी कि आपके कौन होते हैं? और ऑलोसोम होते हैं। इनको मिलाकर के 46 गुणसूत्रों की संख्या आपके मानव में पाई जाती है। ठीक है, तो इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय शासन का उपयोग किया जाता है? तो भारत, बेल्जियम और स्पेन में आपके संघीय रूप से प्रशासित विधि जैसे जैसे संघीय शासन का रूप अपनाया जाता है। तो संघीय रूप से प्रशासित विधि, इसका मतलब क्या है कि संघीय रूप से प्रशासित विधि का मतलब है कि एक संघ बनाकर के संघ के अंडर में राज्य रहेंगे। ठीक है, और उनको अलग होने की कोई अनुमति नहीं है। ठीक है, तो ये एक केंद्रीकृत व्यवस्था जो होती है उससे इतर जाकर के संघीय रूप के ढांचे को अपनाया गया है। केंद्रीकृत में एक केंद्र होता है जिसके हाथ में सारी शक्तियां होती हैं और राज्य कुछ नहीं कर सकते। तो उस तरह की शक्ति को अपना करके संघीय रूप से प्रशासित विधि को अपनाया गया है। और आपको पता है
कि भारत में संघवाद की जो विधि है, जो संघवाद की विधि है वो कहां से ग्रहित है, तो ये आपकी कनाडा से संग्रहित है। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? आपको पता है पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाला अजातशत्रु था, जो मौर्य वंश का एक शासक हुआ करता था। और इसी के पुत्र उदयन ने, जिसका नाम था उदयन, और उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाने वाला कौन था? तो ये था आपका उदयन। और अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र नगर को बसाया था। ठीक है, आपको पता है कि मौर्य वंश की स्थापना करने वाला कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था वो चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है, तो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? तो आपका मौर्य वंश का संस्थापक था। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला बात करता हूं, तो भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो भारत की जो आकस्मिक निधि है वो आपकी 267 के अधीन आती है। 267 के अधीन आती है। आपको पता है कि आकस्मिक निधि जो है, भारत की आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अधीन होती है। राष्ट्रपति के अधीन अगर कोई भी जरूरत अगर अकस्मात पड़ती है भारत को, तो राष्ट्रपति के अधीन होने के नाते इससे डायरेक्ट धन यहां से निकाला जा सकता है। ठीक है, इसके लिए किसी भी विधेयक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसमें जो जमा राशि है वो कितनी है? तो वो वर्तमान में लगभग क्या 30,000 करोड़ है। 30,000 करोड़ की इसमें क्या है? तो इसमें राशि जमा है। अगर मैं 266 की बात करता हूं, तो इसमें भारत की संचित निधि के बारे में बताया गया है। भारत की संचित निधि के बारे में 266 में बताया गया है। 280 में आपको पता है कि भारत के वित्त आयोग की बात की गई है। वित्त आयोग की बात कहां पर है? तो 280 में। 263 आपको पता है कि अंतरराज्यीय परिषद की बात करता है। अंतरराज्यीय परिषद की बात करता है 263। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से किस महाद्वीप में अवस्थित हैं? जो आपके नाइजर और जिम्बाब्वे हैं, किस महाद्वीप में पड़ते हैं? तो ये आपके पड़ते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। किस में पड़ते हैं? अफ्रीका महाद्वीप में। अगर नाइजर की बात करता हूं, तो जो नाइजर की राजधानी है वो नियामी हो जाती है, और जिम्बाब्वे की जो राजधानी है वो आपकी हरारे हो जाती है। और दोनों ही देश आपके अफ्रीका महादेश के देश हैं। 33वां क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है? तो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष हो सकते हैं। तो उच्च न्यायालय के, हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, तो निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य राजा था? तो अंतिम मौर्य राजा कौन था? तो आपका भद्रथ हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं मौर्य वंश की बात करता हूं, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा घनानंद को हरा करके, नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना मगध राज्य में होती है। उसके बाद जो अंतिम शासक था वो भद्रथ मौर्य राज्य का अंतिम शासक था। इसी का सेनापति, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग, मगध राज्य पर शुंग वंश की स्थापना करता है। किसका? शुंग वंश की स्थापना करता है। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा भद्रथ की हत्या करके मगध पर शुंग वंश की स्थापना की जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन नदी बंदरगाह है? तो कौन एक नदी बंदरगाह है? तो ये हो जाएगा आपका कोलकाता। ठीक है, कोलकाता जो है वो आपका एक नदीय बंदरगाह है। कैसा है? तो आपका एक नदीय बंदरगाह है ना। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है? तो मधुबनी चित्रकला जो है आपकी बिहार में बड़ा प्रचलित है। कहां पर है? बिहार में, है ना। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो कई आवृत्तियों के मिश्रण से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको स्वर या वॉइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसको स्वर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से किस महासागर की सबसे लंबी तट रेखा है? तो ये हो जाता है आपका अटलांटिक महासागर। कौन सा हो जाता है? तो आपका अटलांटिक महासागर इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है। अटलांटिक महासागर आपको पता है कि 4 महादेशों से लगता है। तो अटलांटिक महासागर कितने महादेशों से या कितने महाद्वीपों से लगता है? तो ये लगता है आपका 4 महादेशों से, है ना, या 4 महाद्वीपों से ये अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर ये है आपका अटलांटिक महासागर, जिसका आकार
एस टाइप का है। किस टाइप का है? तो जो अंग्रेजी का अक्षर है एस उसके टाइप का है। ठीक है, इधर आपका नॉर्थ अमेरिका पड़ता है और ये आपका साउथ अमेरिका, ये आपका अफ्रीका पड़ता है और ये आपका आपका यूरोप पड़ता है। ठीक है, तो इन 4 महादेशों से ये आपका क्या करता है, आपका कह सकते हो आप सीमा लगाता है। तो उसके बाद आपका नॉर्थ में आपका अंटार्कटिका महाद्वीप भी आपका पड़ जाता है। तो अटलांटिक महासागर की जो तट रेखा है वो क्या है, वो सर्वाधिक है ना। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत आपका 31.16% है। तो कितना है? 31.16% शहरी जनसंख्या का प्रतिशत मिलता है 2011 की जनगणना में। 2011 की जनगणना की बात करूं तो भारत का जो घनत्व था, भारत का जो जन घनत्व था वो आपका 382 मिलता है और आपका लिंगानुपात जो है, भारत का लिंगानुपात आपको पता है कि 943 आपका लिंगानुपात मिलता है ना। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है? केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण आपका कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, कार्मिक आपका कार्मिक और पेंशन जो आपका मंत्रालय है वो एक भारत सरकार का मंत्रालय है जो कर्मियों यानी कि जो गवर्नमेंट कर्मी हैं उनके भर्ती की, प्रशिक्षण की, उनके पेंशन की, उनके जो काम कर रहे हैं उस ड्यूरेशन में रख रखाव की जिम्मेदारी कार्मिक मंत्रालय की होती है। तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण इस मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि जिसको सेंटर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कहते हैं ना, इसको कैट कहा जाता है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है? कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आगे बात करता हूं तो निम्नलिखित में से कौन सा एक बांगर भरा हुआ क्षेत्र है? तो ये होता है आपका तराई वाला क्षेत्र। ठीक है, तो तराई में आपका तराई का क्षेत्र जो होता है उसमें एक बांगर, ये एक मिट्टी का प्रकार होता है और इस तरह की मिट्टी आपको तराई वाले क्षेत्र में मिलती है। एक बांगर होता है और एक आपका खादर होता है। ठीक है, खादर को ये आपकी नई जलोढ़ होती है, इसको आप क्या कहते हो? इसको नई जलोढ़ के नाम से जानते हो और ये जो बांगर होती है इसको पुरानी जलोढ़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि तराई वाले क्षेत्र में बांगर आपका भरा हुआ एक क्षेत्र होता है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, वृक्षासन योग में कि क्या स्थिति दिखता है? तो वृक्षासन जो योग होता है उसमें पेड़ की भांति आपको खड़ा होना होता है और यही आपकी वृक्षासन योग की स्थिति होती है। आगे क्वेश्चन की बात करता हूं तो डोल उपनीता किस राज्य में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है? जो डोल उपनीता है वो आपकी किस राज्य की परंपरा है लोक संगीत? तो ये आपकी कर्नाटक की होने वाली है। इस क्वेश्चन का डोलू कुनीता के साथ संबंध कर्नाटक राज्य का है। 44वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष में स्थापित हुआ था? 1993 में। कब हुआ था? 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापित हुआ था। आगे बात करता हूं तो भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय नियोजन यानी कि जो प्लानिंग इंडिया में की गई थी आर्थिक नियोजन की, वो किसको माना जाता है? तो पीसी महालनोबिस को माना जाता है। और पीसी महालनोबिस को आपको पता है कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो इस ही मॉडल पर आधारित थी, यानी कि पीसी महालनोबिस ने ही उसको तैयार किया था। ठीक है, और इनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग के नाम से इनको जाना जाता है। तो पीसी महालनोबिस को भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। तो बहुत कम विक्रेता और अधिक क्रेता किस बाजार का लक्षण है? 40वां क्वेश्चन है, तो ये होता है अल्पाधिकार का बाजार। किसका होता है? तो अल्पाधिकार का बाजार। ये एक मतलब अल्पाधिकार का बाजार का लक्षण होता है कि बहुत कम विक्रेता होते हैं उसमें और अधिक क्या होते हैं? क्रेता होते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारत सरकार किसके माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है? तो आपको पता है ये आपकी भारतीय खाद्य निगम के द्वारा आपका खाद्यान्न इसके खरीदा जाता है। तो भारतीय खाद्य निगम, ठीक है, इंडियन फूड कॉर्पोरेशन भारत सरकार की मदद करती है। आगे बात करता हूं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना को शुरू किया गया था, तो ये करी गई थी आपकी 2005 में। आपको पता है 2005 में इसको शुरू किया गया था, 2006 से इसको लागू किया गया। 2005 में एक्ट बना, 2006 में इसको लागू किया गया और इसको 2009 में इसका नाम चेंज करा गया और नाम चेंज करके महात्मा गांधी इसके आगे लगा दिया गया। नरेगा का मनरेगा बना दिया गया। अगर अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो ये हो जाता है 326 ईसा पूर्व।
326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और आपको पता है कि पश्चिमोत्तर भारत में आकर के इसने पोरस से झेलम नदी के किनारे, जिसको पहले बितस्ता कहा जाता था, तो बितस्ता का युद्ध, या इसको बितस्ता को यूनान में हाइडे स्पीच के नाम से जाना जाता था, हाइडे स्पीच के नाम से जाना जाता था। तो इसका युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? झेलम का, बितस्ता का, या आप कह सकते हो हाइडे स्पीच का। तो पोरस राजा और आपका सिकंदर के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें पोरस राजा की हार हुई थी और यहीं से सेना, कह सकते हो आप, रावी नदी को पार नहीं कर पाई और यहीं से वापस यूनान लौट गई थी। ठीक है, तो सिकंदर जो आपका भारत किस वर्ष आक्रमण किया था? तो ये आपका 326 के आसपास इसने आक्रमण किया था। लास्ट क्वेश्चन है आज का, किस बिल के बिना भारत सरकार के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है? किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा नहीं निकाल सकती है? ठीक है, तो आप कह सकते हो नहीं निकाल सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है, ठीक है, तो नहीं निकाल सकती है, तो ये हो जाएगा विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक आपको पता है कि संचित निधि से पैसा निकालने के लिए कहां पर? संसद में पेश किया जाता है, जिसके पश्चात संसद अनुमोदित करके वहां से संचित निधि से आप पैसा निकाल सकते हैं। संचित निधि संसद के अधीन होती है, जबकि आकस्मिक निधि आपकी राष्ट्रपति के अधीन होती है। ठीक है, तो आज के लिए ये आपका आखिरी क्वेश्चन था और ये 50 क्वेश्चन का सेट आपको जरूर देखना चाहिए, है ना, और इसमें जो भी आपको नया लगा हो उसको नोट डाउन करना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड यही है, इसी के आधार पे आपके परीक्षा आगे होने वाली है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमको कमेंट करके बता दीजिएगा आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ, जो भी पढ़ने वाले हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद।